हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थानीय स्तर पर आम जनता के द्वारा स्वयं अपना शासन किया जाना। स्वयं अपने शासन की जरूरत क्यों महसूस की गई, खासतौर से लोकतांत्रिक देशों में और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो स्थानीय शासन होता है, जिसके संचालन के लिए स्थानीय सरकारें स्थापित की जाती हैं, वो प्रशासनिक सुविधा के साथ साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी उपयोगी है। प्रशासनिक सुविधा कैसे होती है स्थानीय स्वशासन से? क्योंकि आजकल जो राज्य हैं वो बड़े बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत विशाल हैं। ऐसी स्थिति में एक स्थान से बैठकर पूरे देश की समस्याओं को जान पाना, समझ पाना और उनके निदान के लिए कोई निर्णय ले पाना व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोकतांत्रिक देशों में ये माना जाता है कि शासन जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। लेकिन व्यवहार में राज्यों की विशालता के कारण पूरी जनता का शासन कार्य में भागीदार बन पाना संभव नहीं हो पाता। जनता केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनती है निर्वाचन के माध्यम से, वोटिंग राइट के माध्यम से, और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन कार्य का संचालन करते हैं। तो व्यवहार में देखा क्या जाता है कि एक बार जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुन दिया, जैसे भारत में आप लें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो संसद गठित होती है, निर्वाचन के माध्यम से गठित होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है। लेकिन इन प्रतिनिधियों की संख्या एक तो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। 400, 500 या 1000 से ज्यादा किसी भी देश में जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चुने जाते। तो जहां करोड़ों की जनसंख्या निवास करती हो, अरबों लोग रहते हो, वहां पर उन सब की आवाज शासन तक पहुंच पाना इन थोड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसका समाधान ये निकाला गया कि क्यों ना लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, यानी ग्राम के स्तर पर, नगरों के स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, स्थानीय सरकारों की स्थापना की जाए, ताकि उन सरकारों तक व्यक्ति अपनी पहुंच कायम रख सके, उन सरकारों में खुद भागीदार बन सके और भागीदार बनकर स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं या लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको स्वयं आपसी विचार विमर्श के माध्यम से दूर किया जा सके, समस्याओं को या आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। तो ये सोचकर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत दुनिया के विभिन्न देशों में हुई और हमारे देश में भी इसकी शुरुआत की गई। दूसरा पर्पस इसके पीछे ये था, स्थानीय सरकारों को स्थापित करने के पीछे, कि स्थानीय स्तर पर अगर लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा, शासन अल्टीमेटली निर्णय पर निर्भर करता है। शासन प्रक्रिया वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, लोगों के विषय में निर्णय लेने की, उनकी समस्याओं के विषय में निर्णय लेने की, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में निर्णय लेने की। तो अगर ये निर्णय प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संचालित होगी, उस निर्णय प्रक्रिया में आम लोगों को, उस गांव के लोगों को, उस नगर के लोगों को शामिल किया जाएगा, तो उनकी समस्या का समाधान तो होगा ही,
उनकी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही उन्हें इस बात का प्रशिक्षण भी मिलेगा कि कैसे सरकार बनाई जाती है, कैसे सरकार संचालित की जाती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं। यानी राजनीतिक रूप से उनकी जागरूकता बढ़ेगी, उनका प्रशिक्षण बढ़ेगा। इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। और ये स्थानीय स्वशासन 2 स्तरों पर हमें देखने को मिलता है। वो 2 स्तर है, ग्राम और नगर। गांव और नगर के स्तर पर जो स्थानीय सरकारें स्थापित की गई हैं, उन सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। ये पंचायती राज ग्रामीण लेवल पर भी कार्यरत है और नगरीय स्तर पर भी कार्यरत है। आप जानते हैं कि भारत जैसा देश गांवों का देश है। लगभग 70% आबादी भारत के 6,64,461 गांवों में निवास करती है। औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ, वैसे वैसे नगरों का भी विकास हुआ। नगरीकरण की प्रक्रिया भी साथ ही संचालित हुई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर जाने लगी, उसका विचलन हुआ, उसका पलायन हुआ। गांव के लोग जब नगरों में पहुंचे तो ज्यादातर जो कामगार थे, जो श्रमिक थे, वो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने लगे इन बड़े बड़े महानगरों में, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के अलावा ऐसे नगरों में इनके निवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आशियाना इतना महंगा था कि उन महंगे आशियानों को ये खरीद नहीं सकते थे, उसमें रह नहीं सकते थे। इसलिए कई सार्वजनिक जमीनों पर आप देखते हैं, रेलवे लाइनों के किनारे या जो सरकारी जमीनें खाली पड़ी हैं, सड़कों के किनारे इन लाखों करोड़ों मजदूरों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाई। अब जैसे जैसे ये झुग्गी झोपड़ियां डेवलप हुई, जनसंख्या बढ़ी महानगरों की, वैसे वैसे बिजली पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए झगड़े शुरू हुए, नई समस्याएं सामने आई और इन समस्याओं के समाधान के लिए नगरीय प्रशासन को समाधान के रूप में ढूंढा गया। नगरीय प्रशासन की स्थापना की गई। आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, उदारीकरण बढ़ा दुनिया में, राष्ट्रों की सीमाएं धूमिल हो गईं। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि शहरों की संख्या में, नगरों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 दशकों में विश्व की 80% आबादी शहरों में निवास करेगी। ऐसी स्थिति में इन शहरों में इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती का सामना करने के लिए नगरीय प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नगरीय प्रशासन का अध्ययन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो ग्राम और नगर प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये किस रूप में कार्यरत है, इसका गठन कैसे होता है और क्या अधिकार हैं इन संस्थाओं के, कैसे लोग इसमें अपने आप को भागीदार बनाते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा स्थानीय स्वशासन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं कि हमारे देश में स्थानीय स्वशासन कब किन रूपों में मौजूद रहा है। हमारा देश एक प्राचीन देश है। प्राचीन सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता
की गणना की जाती है और यही वजह है कि स्थानीय स्वशासन की जड़ें भी बहुत गहरी हैं हमारे देश में। वैदिक काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक हम ये देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय प्रशासन का व्यापक स्वरूप दिखाई देता है। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ से ही महत्व दिया जाता था। लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर भागीदार बनते थे। बावजूद इस बात के कि प्रारंभिक जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन राजा के द्वारा भी कुछ स्थानीय संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया जाता था। और इन संस्थाओं में, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णन है, सभा, समिति और विदत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो संस्थाएं थी वो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से स्वायत्त थी, यानी ये खुद लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं को सुनती थी, समझती थी और उनका निदान प्रस्तुत करने की कोशिश करती थी। राजा भी जब शासन संबंधी कोई निर्णय लेता था तो उससे पहले इन संस्थाओं की सलाह जरूर लेता था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में हम ये देखते हैं कि ग्राम प्रशासन का व्यापक रूप दिखाई देता है और गांव के प्रशासन के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 1 ग्राम के लिए, 10 ग्राम के लिए, 20 ग्राम के लिए अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। उन अधिकारियों में ग्रामिक, विंशतिप आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी हम बहुत सारे ऐसे शब्द पाते हैं जो स्थानीय स्वशासन को इंगित करते हैं, जैसे महाजन। ग्रामीण स्तर पर महाजन होते थे जो ग्रामीण जनता को, उनकी आर्थिक समस्याओं को सुनते थे, समझते थे और अपने तरीके से उनका निदान प्रस्तुत करते थे। गण जैसे शब्द का उल्लेख मिलता है। पौर, पुर या जनपद, निगम, पंचकुला, ये जो शब्द हैं ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत जिसकी शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल से होती है, उस अंग्रेजी शासनकाल में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा किया गया और सबसे पहले 1688 में नगर प्रशासन की स्थापना मद्रास जैसे राज्य में की गई। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का घोषणा पत्र कहा जाता है क्योंकि इन प्रस्तावों में जो लोकल लेवल पर संस्थाएं स्थापित थीं, उन संस्थाओं को न केवल निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई, बल्कि स्थानीय जो संसाधन थे, आय के साधन थे, उन पर भी इन संस्थाओं का नियंत्रण स्वीकार किया गया। क्योंकि कोई भी कार्य बिना वित्त के संभव नहीं हो पाता, स्थानीय संस्थाएं भी वित्त के अभाव में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती थी। इस बात को महसूस करते हुए लॉर्ड रिपन ने अपने रिजोल्यूशन में ये कहा कि स्थानीय संस्थाओं को जो लोकल संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उन पर उनका ही अधिकार होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयत्न किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के संविधान में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की धारणा से प्रेरणा लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख किया गया। गांधी, जैसा आप जानते हैं, राम राज्य की धारणा में विश्वास करते थे और उनका राम राज्य एक ग्रामीण राज्य था जिसमें एक गांव के द्वारा
अपने गांव की सारी जरूरतों को खुद ही पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। चरखा कताई के माध्यम से या अन्य नाना कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांधी ने जैसा पेश किया कि एक गांव में आत्मनिर्भर गांव बनने की क्षमता मौजूद है, और जब तक एक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो इस सोच के साथ गांवों को शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ बनाने की कोशिश की गई महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसा विचार उनके द्वारा दिया गया। उन्हीं के विचारों का अनुसरण करते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ये कहा गया, जहां पर नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है, उसमें यह कहा गया कि राज्य के द्वारा गांवों में पंचायती संस्थाओं की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, उनकी स्थापना का प्रयास किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से राज्यों ने अपने यहाँ पंचायती संस्थाओं की स्थापना की, तो बहुत से राज्य ऐसे भी रहे जिन्होंने पंचायतों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। न केवल अनुच्छेद 40 बल्कि अनुच्छेद 243 के तहत भी पंचायती संस्थाओं का गठन कैसे होगा, उनके क्या अधिकार होंगे, इसका व्यापक उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया। स्थानीय स्वशासन कैसे अच्छी तरह संचालित किया जा सकता है, कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इस विषय पर अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जिन समितियों में बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति सबसे ज्यादा प्रमुख है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और 1977 में अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इन दोनों समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए। बलवंत राय मेहता समिति ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की सिफारिश की और उनकी सिफारिश के अनुसार ही हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो 2 स्तरीय पंचायतों की स्थापना की थी, यानी ग्राम लेवल और जिला स्तर पर पंचायत की स्थापना की जाए, ऐसा अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया। जबकि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने 3 स्तरों पर पंचायतों की स्थापना की बात कही। सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक जो बनते हैं उस ब्लॉक लेवल पर एक ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत या खंड पंचायत, और सर्वोच्च स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद। 3 स्तरीय पंचायती संस्थाओं की स्थापना की बात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कही गई। इसके अलावा समय समय पर और भी बहुत सारी समितियों की नियुक्ति की गई, जैसे 1983 में हनुमंतराव समिति की स्थापना की गई, 85 में GVK राव समिति बनाई गई, 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की गई, 1988 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया कमीशन की नियुक्ति की गई, 89 में PK थुंगन समिति आती है और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन किया गया। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं यानी पंचायती संस्थाओं के विषय में एक प्रमुख सीमा चिन्ह था 1992 में किया गया संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। ये संशोधन पंचायती राज की दिशा में
बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन संशोधनों के माध्यम से भारत में पंचायती संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया, बल्कि उनका गठन अनिवार्य बनाया गया और उनके अधिकारों में विस्तार किया गया। साथ ही जहां तक संभव हो सके इनको वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का भी प्रयास किया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा क्या प्रावधान किए गए पंचायती संस्थाओं के विषय में, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि पंचायती संस्थाओं की स्थिति में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले तो इन संशोधनों के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया और इनको आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयत्न किए गए। पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी हर राज्य सरकार को सौंपी गई। ये राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में कानून बनाकर पंचायतों का गठन करे, उनका समय समय पर निर्वाचन करवाए और उनको कार्यों का हस्तांतरण करे। इस तरह की व्यवस्था इन संशोधनों के माध्यम से की गई। 73वां संशोधन खासतौर से ग्रामीण स्तर पर पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। नगर स्तर पर पंचायती संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इससे पहले संविधान में जो कुछ भी पंचायती राज के विषय में उल्लेख किया गया था, आर्टिकल 40 के तहत या 243 के तहत, उसमें केवल ग्राम पंचायतों की बात कही गई थी, नगर पंचायतों की बात नहीं कही गई थी। पहली बार 74th अमेंडमेंट के तहत नगर पंचायत पर चर्चा की गई, नगरीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई। अब जब ये पंचायतों की स्थापना अनिवार्य रूप से करने की बात इन संशोधनों के तहत की गई, तो इसका जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायत व्यवस्था भिन्न भिन्न रूपों में लागू की गई। हालांकि इन संशोधनों में ही ये कह दिया गया था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से पंचायती संस्थाओं का गठन करेंगी। ये बाध्यकारी नहीं है कि सभी राज्यों में 3 स्तरों पर ही पंचायती संस्थाएं स्थापित की जाएं। ये कह दिया गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर पंचायत द्विस्तरीय भी हो सकती है, एक स्तरीय भी हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत से भारतीय राज्यों जैसे केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में केवल एक स्तरीय पंचायत ही है, यानी केवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ही अस्तित्व में है। दूसरी तरफ असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली और पौंडीचेरी में 2 स्तरीय पंचायत कार्यरत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समितियां। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, यानी इन राज्यों में 3 स्तरों पर ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर या खंड स्तर और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों पर पंचायती संस्थाएं क्रियाशील हैं। वहीं हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, ग्राम पंचायत भी है, अंचल पंचायत भी है, आंचलिक परिषद और जिला परिषद के रूप में। इन पंचायती संस्थाओं के नाम भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रूपों में हैं। तो हम थोड़े
बात कर लेते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, क्या चेंजेस लाए गए, क्या परिवर्तन लाया गया? तो सबसे पहले तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत का नाम दिया गया, और भाग 9A के माध्यम से नगर पालिकाओं की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया। दूसरी बात यह हुई कि संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तीसरा प्रावधान यह था कि लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को महत्व प्रदान किया गया। जिन ग्राम सभाओं में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती खंड या तालुका स्तर या मंडल स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है। यानी पंचायती संस्थाएं 3 स्तरों पर कार्यरत हैं: ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। इसके साथ साथ पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वैसे तो हमारे देश में चुनाव के संचालन के लिए एक निर्वाचन आयोग है जो सभी चुनावों का संचालन करता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का। लेकिन पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने के लिए हर राज्य पृथक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग गठित कर सकता है, और किया गया। और ये कहा गया कि हर 5 वर्ष में पंचायतों का इलेक्शन होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, उसकी तैयारी की जा रही है। अगला प्रावधान ये किया गया इस संशोधन के माध्यम से, इन दोनों संशोधनों के माध्यम से, कि पंचायती संस्थाओं को अपना वित्तीय संसाधन खुद जुटाने या उनको जो धन राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, उसका वितरण कैसे समुचित तरीके से किया जाए, इसके विषय में सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। अभी तक केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग क्रियाशील था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य राजस्व वितरण के लिए सुझाव देता था। जो भी टैक्स से प्राप्त आमदनी सरकार को होती है, सरकारी खजाने में जमा होती है, उसका वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कैसे न्याय संगत ढंग से किया जाए, इस बारे में सजेशन देने के लिए हर 5 वर्ष पर केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इन संशोधनों के माध्यम से राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग के गठन की बात कही गई। जो वित्त आयोग किनके मध्य संसाधनों के बंटवारे का सुझाव देगा? राज्य सरकार और पंचायती संस्थाओं के मध्य। राज्य सरकारों द्वारा किस तरीके से न्याय संगत ढंग से विभिन्न पंचायती संस्थाओं के मध्य आर्थिक संसाधनों का बंटवारा किया जाए, ताकि ये संस्थाएं सशक्त बन सकें और मजबूती के साथ कार्य कर सकें। जिस कार्य को वो करना चाहती हैं, उस कार्य में वित्त बाधा न बने, इसके लिए इस तरह का सुझाव दिया गया, इस तरह का प्रावधान किया गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ये 2 नई मशीनरी जोड़ी गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पंचायती संस्थाओं के गठन में किया गया,
वो ये था कि इन संस्थाओं को लोकल लेवल पर ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें महिलाओं को और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। पंचायती संस्थाओं पर भी कुछ समृद्ध और संपन्न लोगों का अधिकार न हो जाए, क्योंकि संपन्न लोगों का, समृद्ध लोगों का अधिकार होगा तो फिर क्या होगा, स्थानीय स्वशासन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समृद्ध लोग, वो अमीर लोग फिर अपने ही हितों की, अपने वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आम जनता वास्तव में लाभान्वित नहीं हो पाएगी इन पंचायती संस्थाओं के माध्यम से। तो इस स्थिति से बचने के लिए इन संस्थाओं में समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, ये कहा गया कि जिस राज्य में, जिस गांव में जितनी उनकी जनसंख्या है इस वर्ग के लोगों की, उस जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकार नियम बनाकर वहां की पंचायतों में इन लोगों के लिए सीटों का आरक्षण कर सकती है। ये भी कहा गया कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वो 1/3 स्थानों पर होगा। जितने भी पंचायती संस्थाओं से जुड़े हुए स्थान हैं, सीटें हैं, उनमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ऐसा कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 27% से ज्यादा नहीं हो सकेगी। यानी 27% की कैपिंग दी गई ओबीसी के लिए कि उनका आरक्षण इस सीमा से आगे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पंचायती संस्थाओं को अधिक अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह भी प्रावधान किया गया कि जितने भी विषय राज्य सूची में सम्मिलित हैं, है ना, भारत एक संघीय देश है, आप जानते हैं, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है और इसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है संविधान की 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकारों को, और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में क्लैश की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो जितने भी विषय राज्य सूची में शामिल हैं उन विषयों में से 29 विषय पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे, ऐसा कहा गया। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वो कानून बनाकर राज्य सूची के 29 विषयों को पंचायती संस्थाओं को प्रदान करें, यानी इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पंचायती संस्थाओं को, ग्राम पंचायतों को, ब्लॉक पंचायतों को, जिला पंचायतों को प्रदान किया जाए। ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि ये सारे 29 विषय वो हस्तांतरित करेंगी या इनमें से कुछ को अपने पास ही रखे रहेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 29 में से 16 विषयों को ही पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है, शेष विषयों को राज्य सरकार ने अपने पास रखा हुआ है। यह भी प्रावधान किया गया कि हर 5 वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव अनिवार्य होगा और यदि किसी कारण से पंचायत बीच में ही राज्य सरकार के द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना जरूरी होगा। और लास्टली ये प्रावधान किया गया कि पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता की दृष्टि से ये जरूरी है कि उन्हें खुद अपना संसाधन जुटाने का अधिकार दिया जाए, यानी लोकल लेवल पर वो टैक्स लगा सकें, टैक्स की उगाही कर सकें और टैक्स से प्राप्त धन का प्रयोग स्थानीय समस्याओं के समाधान में, ग्रामीण विकास के कार्यों में कर सके।
तो इस तरह से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से, संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई। तो अगली क्लास में अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस संवैधानिक संशोधन के अनुरूप कैसी पंचायती व्यवस्था विकसित की गई है, ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर कैसे उनका गठन होता है और इन संस्थाओं के द्वारा किन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है और इनके मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, यानी स्थानीय स्वशासन को लेकर कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कौन सी चुनौतियां हैं। इस पर हमारी अगली चर्चा